हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट वीडियो हमारा आपने देखा है सरफेस केमिस्ट्री पर। सरफेस केमिस्ट्री का ये पार्ट सेकंड वीडियो है, जो कि आपकी इंटरमीडिएट एनसीईआरटी केमिस्ट्री का यूनिट 5 चैप्टर है। इसके अंतर्गत आज हम कैटलिस्ट के क्लासिफिकेशन और उनके गुणधर्म और इनकी क्रियाविधि के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे तथा इसके बाद एंजाइम उत्प्रेरण, कोलाइड्स क्या चीजें होती हैं, इन सब पर हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप यदि इंटरमीडिएट के छात्र हैं या किसी भी तैयारी वाले एग्जाम, जैसे आपको वनडे एग्जाम देना है, इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैटालिसिस आप समझिए। कैटालिसिस का तात्पर्य है एक ऐसी रिएक्शन जो कि स्लो मोशन में हो रही थी, उसको तीव्र करने के लिए हमने किसी अन्य पदार्थ का यूज किया और उस अभिक्रिया की दर बढ़ गई, तो वह पदार्थ कैटलिस्ट कहलाएगा और ऐसी रिएक्शन जो है कैटालिसिस कहलाएगी। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि हैबरविथ से अमोनिया बनाते हैं, N2 प्लस H2 1:3 के अनुपात में लेते हैं, तो जाके हमारा अमोनिया गैस बन जाता है। अमोनिया गैस बन जाता है। तो ये अमोनिया गैस कितने टाइम में बनेगी, कितना समय लगेगा, इस सब को कम करने के लिए हम यहाँ कैटलिस्ट के रूप में आयरन का यूज करते हैं। आयरन चूर्ण का यूज करेंगे, तो ये पूरी रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, कैटालिसिस कहलाएगी। इसी प्रकार से अन्य कई उदाहरण हैं, जैसे आप हाइड्रोजनीकरण वाली अभिक्रिया पढ़े होंगे, बहुत ही चर्चित अभिक्रिया है, हाई स्कूल या 11th में पढ़े होंगे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है, तो उसमें जो है प्लेटिनम चूर्ण का यूज करते हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन कैटालिसिस कहलाती है और वह पदार्थ कैटालिस्ट कहलाता है। तो इस बेस पर कैटालिसिस कंफर्म हो गया। अब देखें तो हमारा कैटालिसिस कितने प्रकार का होता है। होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का तात्पर्य है जब कोई ऐसा कैटालिस्ट जिसकी भौतिक स्टेट यानी फिजिकल स्टेट उसके रिएक्टेंट की स्टेट के इक्वल हो, सेम हो, तो वह अभिक्रिया होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन कहलाएगी या होमोजीनियस कैटालिस्ट कहलाएगा। और ऐसी रिएक्शन जिसमें जो आप कैटालिस्ट लिए हैं वो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट के सेम नहीं है, तो वह ऐसी रिएक्शन हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहलाएगी। इस प्रकार होमोजीनियस हेट्रोजीनियस रिएक्शन के कई एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिए हैं, आप बुक्स उठाइए, एग्जाम्पल देखिए। संभवतः शार्ट में एग्जाम में आपको इतना ही पूछा जाने वाला है, जो भी मैं बता रहा हूं वो आपके एग्जाम में आने वाला है। आगे देखिए, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बाद आता है हमारा कैरेक्टर्स ऑफ कैटालिस्ट। कैरेक्टर्स ऑफ कैटालिस्ट अर्थात कैटालिस्ट के लक्षण क्या है। कैटालिसिस जो है उत्प्रेरक का लक्षण ये होता है कि उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। कोई भी एक उत्प्रेरक किसी एक ही रिएक्शन को उत्प्रेरित कर सकता है, दूसरी रिएक्शन को वह उत्प्रेरक नहीं उत्प्रेरित कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उत्प्रेरक की क्रिया एक निश्चित टेम्परेचर पर होती है। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब भी उत्प्रेरक की क्रिया प्रभावित होगी। उसके बाद नंबर 3 आता है, उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है,
ये केवल अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर देता है, उसमें उसकी कोई मॉलिक्यूलर या केमिकल तरीके से कोई भूमिका नहीं होती है। ये रिएक्शन जैसे कि हो रही है हैबर-विच अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया बन रहा है लेकिन यहाँ आयरन चूर्ण रिएक्शन खत्म होने के बाद स्वतः आपको उसी रूप में मिल जाएगा जिस रूप में आपने मिलाया था। तो ये 2-3 चीजें हो गई। आप और विशेषताएं दी गई हैं 10-20 बुक्स में है, और विस्तार पूर्वक समझिए उसको। एग्जाम में 3-4 आप 5 लिख देंगे, आपको नंबर मिलने ही वाले हैं। उसके बाद एक बात हम बताना भूल गए, इसमें कैटालिसिस में जैसा कि यहाँ आयरन एज अ कैटलिस्ट कार्य कर रहा है, कैटलिस्ट, तो आयरन की क्रिया को तीव्र करने वाला प्रमोटर कहलाता है, प्रोमोटर। और डिमिनाइजर, प्रोमोटर का अर्थ है वर्धक और डिमिनाइजर का अर्थ है विष, अर्थात वे पदार्थ जो किसी कैटलिस्ट की क्रिया को तीव्र कर दें वो प्रमोटर कहलाते हैं, अर्थात वर्धक। और वे पदार्थ जो कैटलिस्ट की रिएक्शन को मंद कर दें वे पदार्थ हमारे डिमिनाइजर कहलाते हैं, अर्थात विष कहलाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए देखिए हैबर-विच अमोनिया का जो निर्माण है, इस अभिक्रिया के लिए वर्धक का कार्य आपका मॉलिब्डेनम करेगा, मॉलिब्डेनम। और इसी प्रकार विष का कार्य जो है इसमें स्टैटिन करेगा, स्टैटिन नामक पदार्थ। इस प्रकार आप कई रिएक्शन देखेंगे बुक्स में दी गई हैं जिनमें आपको कैटलिस्ट, वर्धक यानी प्रमोटर और डिमिनाइजर सब विस्तार पूर्वक दिया गया है। आप होमवर्क के रूप में कई रिएक्शन को स्वतः सोच लिखें, बुक्स की हेल्प से लिखें, जिसमें आप फाइंड करिए कि कौन सा पदार्थ इसमें कैटलिस्ट का कार्य करेगा, कौन सा पदार्थ प्रमोटर का कार्य करेगा, कौन सा पदार्थ विष का कार्य करेगा। हमारा अगला बिंदु है इस वीडियो में एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस आप जैसा कि पीछे अभी पहुंच करके अभी हमने बताया वीडियो में कि एडजॉर्प्शन क्या होता है और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या है। ऐसा कैटालिसिस जिसमें कैटलिस्ट और एडजॉर्ब जो भी आपका रिएक्टेंट है दोनों की भौतिक परावस्थाएं यदि समान नहीं है तो वो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कहलाएगा। अर्थात जो कि अगर कैटालिसिस आपका गैस है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड हैं या लिक्विड हैं, तो ये जो है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस टाइप का होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, अर्थात हेटेरोजेनियस कैटालिसिस किस प्रकार कार्य करता है। पहले क्या होता था, हम मानते थे जो हमारे पूर्वज वैज्ञानिक हुए उन्होंने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के वो एडजॉर्ब की और कैटालिस्ट की सरफेस पे आके धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। उसके बाद रिएक्शन के थ्रू जो है हीट होती है, रिएक्शन हीट रिलीज होती है। हीट के कारण जो है तमाम चीजें जो रिएक्टेंट की हैं वो प्रोडक्ट बना लेती हैं, कैटालिसिस ज्यों का त्यों रह जाता है। लेकिन आगे चल के ज्यों ज्यों सभ्यता का डेवलपमेंट होता गया इसमें एक बात स्पष्ट हुई कि हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कैसे कार्य करता है, उसको वैज्ञानिकों ने एडजॉर्प्शन थ्योरी के नाम से बताया है। तो देखें सबसे पहले होता क्या है कि इसमें 4-5 प्रोसेस होते हैं। डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का अर्थ आप ऐसा समझिए कि जब हम किसी टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क में कोई गैस के मॉलिक्यूल्स ले लें और उसमें जो है कैटलिस्ट मिला दें तो होगा क्या, अगर गैस जो है टेस्ट ट्यूब की आधे मात्रा में भरी है तो कैटलिस्ट के पास जो है धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स जाएंगे और आसपास कैटलिस्ट के इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिफ्यूजन, अर्थात मिल जाना। इंग्लिश में डिफ्यूजन, हिंदी में मिल जाना। अब देखें डिफ्यूजन के पश्चात जो होता है एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन जैसा कि आप जानते हैं
आप ऐसे कैटलिस्ट अगर हम माने कि जैसे कैटलिस्ट है, हम इसके लिए एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। इस प्रकार से आप ये कैटलिस्ट के कुछ फॉर्म से हम दिखा दे रहे हैं, इस प्रकार से बने हुए हैं। और आपके पास ए और बी रिएक्टेंट है जो इस प्रकार से है। जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में, अर्थात डिफ्यूजन के पश्चात ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के पास आएंगे, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यहां आके फिट हो जाएंगे। अर्थात अब क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। इस प्रक्रिया में एडजॉर्प्शन हो रहा है। ये आपको बांड दिख रहा है, देखें, ए और ए। इस प्रकार एडजॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन किसका, रिएक्टेंट का कैटलिस्ट की सरफेस पर। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा एक्चुअल रिएक्शन। एक्चुअल रिएक्शन अब होगा क्या, ये जो भी रिएक्टेंट हम ले रहे हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपके कैटलिस्ट की सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो जाएंगे डिफ्यूजन के पश्चात। तो दोनों में एक प्रकार की कैटलिस्ट और इसके मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मध्य डिफ्यूजन की प्रक्रिया के पश्चात एडजॉर्प्शन हुआ। एडजॉर्प्शन के बाद एक रिएक्शन क्रिएट होगी। उसको रिएक्शन में हम देखेंगे, यहाँ पर सॉरी एक चीज यहाँ बी होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा प्रोसेस इसका क्या होगा, एक्चुअल रिएक्शन जो हम बोल रहे हैं। कैटालिसिस की इस प्रकार से अगर हम डायग्राम बना लें कैटालिसिस का, तो उसके बाद देखेंगे कि जो ए और बी आपके मॉलिक्यूल्स थे, ए और बी जो मॉलिक्यूल्स थे, ए और बी मॉलिक्यूल्स, इनके मध्य बॉन्ड बन जाएंगे। अभी देखिए यहाँ फ्री था, अब यहाँ बॉन्ड बन गए। अब क्या होगा, ये क्या होगा, कैटालिसिस हो रही है हमारी, यहाँ पर कैटालिसिस हुआ है, कैटालिसिस हुआ है। उसके बाद अगला प्रोसेस होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 नंबर यहाँ है, यहाँ 4 नंबर लिख देते हैं, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन होगा। डिसॉर्प्शन का मतलब है एडजॉर्प्शन का उल्टा। एडजॉर्प्शन का उल्टा कहने का मतलब जो आगे प्रोसेस बनेगी, यहाँ मैं नीचे बना देता हूं, उसमें ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं प्रोडक्ट बनके अलग हो जाएंगे आपके। प्रोडक्ट बनने के बाद यूं देख लें, ये इस प्रकार से फ्री हो गए और ये यहाँ पे आपका डिसॉर्प्शन हुआ है। डिसॉर्प्शन जब ये पूरी तरह से फ्री हो गए, अर्थात डिसॉर्प्शन प्रोसेस में ये ए बी मॉलिक्यूल्स अब प्रोडक्ट के रूप में कैटालिसिस की सरफेस से अलग हो गए, अपना प्रोडक्ट बना लिए। और अब इनको और दूर जाने के लिए एक प्रोसेस और होती है, उसको 5th नंबर यहाँ आप देखेंगे, 5th नंबर का प्रोसेस है। आगे पॉइंट हमारा जो है डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट। अवे फ्रॉम कैटलिस्ट कहने का मतलब है जो ए बी प्रोडक्ट बना है इस कैटलिस्ट से और जो है दूर चला जाएगा डिफ्यूजन के अंतर्गत, जिससे कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएं और रिएक्टेंट को अपनी ओर एडजॉर्ब करने के लिए और उनकी प्रोसेस प्रोडक्ट बनने की और तेज करने के लिए। तो ये हमारे 5 पॉइंट रहे किसके लिए, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के लिए। पहला पॉइंट है डिफ्यूजन, दूसरा एडजॉर्प्शन, तीसरा एक्चुअल रिएक्शन, चौथा है डिसॉर्प्शन, पांचवा है
पांचवा आपका पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा रहा एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। इसके बाद बहुत ही सिंपल है, आप परेशान मत होइए, कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा इसी चैप्टर के अंतर्गत जियोलाइट्स। जियोलाइट्स अगर आप लोग बच्चों देखा हो मधुमक्खी के छत्ते कैसे होते हैं, तो जियोलाइट्स आपको बहुत ही सिंपली समझ में आएगा। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्तों में सिंपल में देखा जाए तो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें जाके मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, ये हमारा है जियोलाइट्स। आप ऐसे समझिए, ऐसे होता है मधुमक्खी का छत्ता खटकोड़ी आकार का। ये अरे नहीं देखा है जी तो किसी जंगल या बगीचे में चले जाओ और देख लो। नहीं नहीं, बगीचे में जाने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब पे या अपने क्रोम में जाइए, क्रोम ब्राउजर में डालिए हनी बीज हाइव, हाइव मधुमक्खी का छत्ता, खट से आ जाएगा आपको। इसी प्रकार से कुछ संरचना दिखती है जिसमें मधु मक्खियां अपना शहद रखती हैं। तो जियोलाइट्स क्या होते हैं, ये शेप्स बेसिस होते हैं। शेप्स बेसिस मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के साइज और शेप के आकार, साइज और शेप पे डिपेंड होता है कि इनकी एक्टिविटीज कितनी हाई होगी कितनी लो होगी, इंक्रीज डिक्रीजेस प्रोसेस होती है। अर्थात जियोलाइट्स में आप देखिए ये इस प्रकार से एक संरचना बनाते हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन करके एक पैटर्न बनता है क्रम वाइज। इसके बाद फिर आगे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे, एक इनका कोष्ठक बाय कोष्ठक बनता चला जाता है। तो ये पैटर्न क्या कहलाते हैं, जियोलाइट्स। जियोलाइट्स के बाद अब इसी में एक देखें, एक बहुत प्रचलित इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाने वाला जियोलाइट्स है जिसे शायद आप आगे चल के प्रयोग करें, ZnS5, ZnS5, ये ऐसे लिख देते हैं ZnS5। इसका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही ज्यादा उपयोग है। पहली चीज तो जो खनिज के रूप में हमारा पेट्रोल पाया जाता है, आप जानिए पेट्रोल की कई क्वालिटियां होती हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इसी प्रकार के पेट्रोल्स होते हैं। तो ये ZnS5 जो है उनको कैटलिस्ट का यूज करके, अर्थात ZnS5 का हम यूज करते हैं तो जो खनिज और एस के रूप में हमें पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको हम कई क्वालिटियों में चेंज कर देते हैं। अर्थात ये हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कम और ज्यादा कर देता है, हाइड्रोकार्बन की संख्या को कम या ज्यादा करता है ZnS5। और इसका इंडस्ट्री में बहुत ही प्रचलित एक उपयोग है। हमारा जो एल्कोहल होता है, चाहे मेथिल स्प्रिट हो चाहे एथिल स्प्रिट हो, मेथिल एथिल एल्कोहल को ये पेट्रोलियम में चेंज कर देता है। अर्थात जो C2H5OH आप जानते हैं एल्कोहल जो कि शराब का फार्मूला है, इसमें से हाइड्रोजन जल के अणुओं को अलग कर देता है। ZnS5 जो है ये जल के अणु यहाँ से H2O बना के निकाल देगा, C2H4, ये क्या बन जाएगा, एक तरह से पेट्रोलियम पदार्थ बन जाएगा, अत्यंत ज्वलनशील होता है, पेट्रोल जैसा प्रयोग करता है। तो ये रहा हमारा जियोलाइट्स। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है, जियोलाइट्स बहुत ही सिंपल था। इसी के अंतर्गत कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी हम देखते हैं, अर्थात बहुत ही विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरकों को यदि आप चेंज करते हैं तो रिएक्टेंट भले ही सेम हो लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो चेंज हो जाता है। इसको आप देखिए, रिएक्शन द्वारा आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया भी है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं और 3 अणु जल के लेते हैं तो ये जाके निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH4 बनता है और CH4 और H2O बनता है। कहने का मतलब आपका बन गया हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाँ, और लेकिन इसी के बाद आप ये लेंगे तो आपका जाके बनेगा
यहाँ उत्प्रेरक यहाँ हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कॉपर और ZnO और CR क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तो ये आपका बन जाएगा अल्कोहल, CH3OH बना लिया। अर्थात देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं हम। क्या डिफरेंस कर रहे हैं? कैटालिसिस डिफरेंस हो रहा है तो प्रोडक्ट बदल जा रहा है, रिएक्टेंट सेम के सेम वही है दोनों में। यहाँ पे हम देखें स्पष्ट चीजें देख क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो ये आप सिंपल सी बात है, इतना ही समझिए कि जब आप उत्प्रेरक चेंज करेंगे किसी रिएक्शन में तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट सेम वही हो भले ही, लेकिन आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होने वाला है। आप कंफर्म जान लीजिए, एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन के लिए उपयोगी होता है यदि आप वही प्रोडक्ट चाहते हैं। तो अगर प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हैं तो कैटलिस्ट चेंज कीजिए, प्रोडक्ट फटाफट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अब इसी के तहत एक दो उदाहरण आपके बुक में और दिए हैं, आप उसको अपनी बुक से उठाइए। इसी प्रकार के कई एग्जाम्पल और ढूंढ कर लिखिए, अपने माइंड को एक्सरसाइज करवाइए। हम इसमें अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा जियोलाइट्स और सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अगला पॉइंट बनता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। सर्वप्रथम तो सवाल यही उठता है कि एंजाइम आपकी जो बुक में है सरफेस केमिस्ट्री में, वो एंजाइम कैटालिसिस के बारे में उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस जानने के पहले सिंपल सी बात हम समझें। ये पूरा चैप्टर आपका कहानी मॉडल है, अच्छे से सुनेंगे, हूबहू मेरे शब्दों को सुनकर आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो आशा है कि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन से बने होते हैं और ये बायोकेमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। और जो भी हमारी बॉडी में या किसी भी सजीव की बॉडी में, चाहे वो जानवर हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमंस बॉडी हो, जो भी रिएक्शंस होती हैं उसमें एंजाइम जो है कैटालिस्ट का कार्य करता है और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालिस्ट करता है, अर्थात कैटालिसिस का काम उसमें बहुत तेजी से करता है। और एक चीज जानिए कि एंजाइम कैटालिसिस जो होते हैं बहुत ही उच्च दक्षता वाले होते हैं। देखिए जैसा कि हम सबसे प्रचलित रिएक्शन देखते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज का बनना, चीनी जो हम यूज करते हैं, चीनी को अगर हम पानी में मिलाएं तो रिएक्शन हमारी इस प्रकार होती है, C12H22O11। ये जल के साथ जब मिलती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देती है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ध्यान दीजिएगा, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन है। इसमें जब आप एक एंजाइम कार्य करता है, अर्थात इन्वर्टेज नामक एंजाइम, इस रिएक्शन को उत्प्रेरित करने के लिए इन्वर्टेज नामक एंजाइम का यूज करते हैं। इन्वर्टेज नामक एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालिस्ट करता है और बहुत ही तेजी से सुक्रोज, हमारा जो चीनी है, जल के साथ मिलने पर बहुत तेजी से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बढ़ जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि बॉडी में जो भी जैव रासायनिक, जैव संरक्षण मतलब हम अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए, जैसे हम सुबह कार्य करते हैं
कार्य करते 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 बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में इतनी तीव्र गति से होती है कि शाम होते होते पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है, पूरा हम शून्य हो जाते हैं। मालूम चलता है कि हमारे हाथ पैर शून्य से हो गए हैं। तो होता क्या है कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही थी उनकी गति धीमी हो गई है, उनको तीव्र करना है ताकि हम एनर्जेटिक हो जाएं। और एनर्जेटिक होने के लिए क्या करते हैं, शाम को थके थके विटामिन, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स या वसा जो भी हम पौष्टिक आहार लेते हैं, खा के बॉडी को रिलैक्स करके सो जाते हैं। रात भर खूब अच्छी से बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य उसमें करता है। बहुत तेजी से सुबह होने सूर्य देवता जैसे ही उगते हैं हम लोग बहुत एनर्जेटिक होकर उठते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे अंदर पुनः से नई ऊर्जा आ गई, जिससे हमने नया जीवन पाया है। आप लोग एनर्जेटिक फील करते रहिए और हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। इसमें देखिए जो हमारा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मल्टेज नामक एंजाइम जो है, मल्टोज नामक एंजाइम, इसको हम मल्टोज बोलेंगे, मल्टेज या मल्टोज कुछ भी लिखिए। ध्यान दीजिए एक चीज, नाम में इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सामान्यतः जो हम जनरली बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम से कैटालिसिस यूज करते हैं, कैटालाइज्ड यूज करते हैं, उनके नाम के अंत में ASE आता है जनरली। लेकिन कॉमन नेम्स में कुछ अपवाद स्वरूप जैसे पेप्सिन, रेनिन या इसी प्रकार के तमाम जैव बायोलॉजिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। लेकिन आप साधारणतः इन्वर्टेज, मल्टोज और इसी तरह से जाइमेज तमाम एंजाइम सुनेंगे। देखते हैं हम मल्टेज नामक एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, शायद बैलेंस है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा जो ग्लूकोज है ये एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो चुका है, मल्टेज नामक एंजाइम ने चेंज किया है। इसी प्रकार की कई रिएक्शंस एक सारणी बना के आपके बुक पे दी गई है और आपको शायद स्क्रीन पे दिख भी रही हो। यहाँ पे कई रिएक्शंस के लिए क्या बनता है, कैसे बनता है, कब बनता है, पूरा डिटेल में दिया है। आप इसको याद कर लीजिए और आप देखेंगे। अब आगे चलते हैं। एंजाइम की रिएक्शन तो हो गई, आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं, उसको लर्न कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगी। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। अर्थात कोई भी एंजाइम्स कैसे रिएक्शन करता है, कैसे वो कार्य करता है, उसकी क्रियाविधि क्या है। तो तमाम साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार अपने अपने नए नए तरीके बताए, नई नई थ्योरीज दी। लेकिन आपकी जो यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो बुक्स होगी, चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो चाहे यूपी बोर्ड की, दोनों में एक फार्मूला बहुत ही प्रचलित है, शायद आप पिछले कक्षाओं में पढ़े भी हों, लॉक एंड की का फार्मूला, अर्थात ताला और चाबी का फार्मूला। ताला और चाबी सामान्यतः हर बच्चा देखा होगा। ताला चाबी क्या होता है, हर चाबी जो है हर ताले में नहीं लग सकती है, एक चाबी एक ही ताले में काम करती है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम भी एक प्रकार का कैटालिस्ट है और उसकी क्रिया भी विशिष्ट है। आप देख चुके हैं कि वो एक ही रिएक्शन को कैटालिस्ट कर सकता है। तो आप देखिए ध्यान से, लॉक एंड की का फार्मूला। लॉक एंड की का फार्मूला सिंपल सा है कि जो इस प्रकार से आपका सबसेट होता है, इसमें जो एंजाइम आपका फिट होने वाला है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये एंजाइम होता है, ये सबसेट होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है यहाँ पे जब ये दोनों फिट होते हैं। जैसे हम ताले में चाबी डालते हैं, ताला खोल लेते हैं, उसके बाद चाबी निकाल सकते हैं, या ताला बंद कर दीजिए, चाबी आप निकाल लीजिए। सेम यहाँ कैटलिस्ट, जब एंजाइम का कैटलिस्ट होता है तो सेम वही प्रोसेस होता है कि सबसेट में जो, जैसा कि अभी हमने जियोलाइट्स में देखा कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी शेप और साइज पे डिपेंड करता है कि जियोलाइट्स कितनी तेजी से किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो
तो उसी बात को यहाँ पर सेम वैसे उसकी साइज के अनुसार जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम सबसेट बोल रहे हैं यहाँ पे। एंजाइम जो है आपका एंजाइम है, ये है कैटलिस्ट के रूप में। तो सबसेट में एक विशेष प्रकार के शेप्स बने होते हैं जिसका कंप्लीमेंट्री एंजाइम के पास होता है। वही एंजाइम उस सबसेट के साथ फिट होगा। फिट होने के बाद उस रिएक्शन को, जो जैव रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसको कैटालाइसिस कर देगा और एंजाइम पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, पूर्व स्थिति में। जैसे कि ताले में जब चाबी आप लगाते हैं तो चाबी ताला बंद करने के बाद चाबी आप निकाल लीजिए, सेम चाबी भी रहेगी। चाबी में कोई चेंजिंग तो आती नहीं, ताला बंद हो जाता है, खुल जाता है, लेकिन चाबी में कोई चेंजिंग नहीं आती। सेम वही है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम और ये लॉक एंड की का फार्मूला। इसके बाद दूसरा फार्मूला देखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है एंजाइम सबसेट कैटालिसिस। इसमें होता क्या है, देखिए जब आगे प्रोसेस होगी तो आपका एंजाइम जो है ये करके अलग हो जाएगा और जो आपका सबसेट था वो प्रोडक्ट के रूप में अलग हो गया एंजाइम। इस प्रकार इस रिएक्शन के लिए लॉक एंड की फार्मूला आपकी इंटरमीडिएट परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और बायोलॉजी में इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक प्रोसेस और दी है, लेकिन आपको यहाँ इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के अंतर्गत इसकी आवश्यकता नहीं है। आप आगे देखेंगे तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के स्टूडेंट तो जानते होंगे, लेकिन केमिस्ट्री के अंतर्गत सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है कि एंजाइम से प्रोडक्ट की जो मैकेनिज्म है वो लॉक एंड की फार्मूले पर बेस्ड है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे देखेंगे तो कोलाइडी सॉल्यूशन पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं। इसको इरेज कर लें। एंजाइम कैटालिसिस के आप कुछ कैरेक्टर्स जान लीजिए। कैरेक्टर्स में सर्वप्रथम अभी हमने बताया कि एंजाइम कैटालिस्ट हो या सिंपल कैटालिस्ट हो, उनकी जो है क्वालिटी जो है अत्यंत विशिष्ट होती है, अत्यंत स्पेशलिस्ट कैटालिस्ट होते हैं, अर्थात एक विशिष्ट रिएक्शन को ही ये उत्तेजित कर पाएंगे, अन्यथा अदर रिएक्शन को नहीं उत्तेजित कर सकते। इसके अलावा पहली क्वालिटी के अलावा दूसरी क्वालिटी एंजाइम कैटालिसिस की है, इनकी गुणवत्ता अति उच्च होती है, अर्थात ये किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को अति तीव्र कर सकते हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही तीव्र बढ़ा सकते हैं। तीसरी बातें हैं, एंजाइम कैटालिसिस केवल और केवल बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालिसिस करते हैं, अदर रिएक्शन को कैटालिसिस नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ और इम्पोर्टेंट गुण आपकी बुक्स में दिए हैं, आप बुक्स में देख लीजिए, सिंपल सा है। फिर आगे देखेंगे कि जिस प्रकार सिंपल कैटालिसिस में आप फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि सिंपल कैटालिसिस जब होता है तो उसकी रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए कैटालिस्ट यूज करते थे। तो कैटालिसिस की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ यूज किए जाते थे जिनको हम प्रमोटर कहते थे, अर्थात वर्धक। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वर्धक जाने। देखें, जैसे हैबरविच से अमोनिया के निर्माण करते हैं। एक रिएक्शन फुल्ली आप खूब ध्यान से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा मैं बताना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे हैबरविच से अमोनिया का निर्माण में Na2 प्लस 3H2 और अमोनिया का 2 अणु बनता था। इसमें कैटालिस्ट के रूप में आप आयरन का यूज करते थे, Fe आयरन के यूज करते थे। और प्रमोटर एज अ प्रमोटर मॉलिब्डेनम का यूज करते थे। किसका बच्चों? मॉलिब्डेनम का। मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर यूज होता है। तो इसी प्रकार से जो आपका एक रिएक्शन होती है, जैसे ये तो हैबर प्रक्रम हो गया, लेड कक्ष विधि, संपर्क विधि द्वारा वो
H2SO4 तेजाब का निर्माण किया जाता था। उसमें भी जो है उत्प्रेरक और कैटालिसिस के रूप में आप प्रमोटर के रूप में कई चीजें यूज किए थे। तो जो एंजाइम्स रिएक्शन होती हैं अर्थात बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो पदार्थ एंजाइम्स को प्रमोट करने के लिए अर्थात एंजाइम की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उनको कोफैक्टर कहा जाता है अर्थात सह एंजाइम पदार्थ कहा जाता है। सह एंजाइम पदार्थ जो रिएक्शन को प्रमोट करेंगे वो सह एंजाइम पदार्थ है और जो डीमोट करेंगे अर्थात उनकी एक्टिविटी को कम करेंगे वो मिनी फैक्टर कहलाते हैं रिएक्शन के लिए। देखें, हम रिएक्शन देखेंगे तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे क्या किया जाता है। फैक्टर के अलावा हम जो इंडस्ट्रियल यूज करते हैं कैटालिसिस का उनको हम एक नजर में देख लें। सिंपली जैसे कि अमोनिया हैबरबिज से निर्माण में आप देख रहे हैं आयरन यहाँ एज ए कैटालिसिस कार्य कर रहा है, कैटलिस्ट कार्य कर रहा है और मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर कार्य कर रहा है। इसी प्रकार कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देखेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 का निर्माण होता है। H2SO4 का निर्माण जो होता है वो उसमें वैनिडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। और इसी प्रकार से आप इंडस्ट्रियल यूज में एक चीज और देखिए, ये हाइबर प्रोसेस है, हाइबर प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एक सिंपल सा आप वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण देखें। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में जो है वो वनस्पति घी के निर्माण में इसका जब हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम आपका कैटलिस्ट का कार्य करता है। उसके बाद एक प्रोसेस हाइड्रोजनीकरण, ये है हाइड्रोजनाइजेशन, ये हाइड्रोजनाइजेशन है। उसके बाद है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इसमें पैंटेनाइज एस्बेस्टॉस का यूज किया जाता है, एस्बेस्टॉस का यूज किया जाता है। ये जैसे आप समझिए सिलिका से निर्मित होता है, सिलिका का बना होता है। वेरी सिंपल है। कैटालिसिस का ये इंडस्ट्रियल यूज है। हमने देखा हाइबरबिज से अमोनिया का निर्माण, अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हाइड्रोजनीकरण और इंडस्ट्रियल यूज रहे कैटालिसिस के। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इसी चैप्टर के अंतर्गत कोलाइड्स को हिंदी में कहते हैं कोलाइडी विलयन या कोलाइडी सॉल्यूशन, आप इंग्लिश में देखें तो थोड़ा सा हम इसको लिख लें और जो भी टॉपिक्स हैं आप इसके अंतर्गत ध्यानपूर्वक समझिए और बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। यदि आप कंसंट्रेट होकर वीडियो देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, सुबह शाम दोपहर, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब आप कंसंट्रेट होकर बैठे तभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें। कोलाइड्स जो होते हैं, सिंपली आप जानिए कि बिलियंस आप बनाए होंगे। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि होमोजेनियस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं जो मिक्सचर्स होते हैं। होमोजेनियस हेट्रोजीनियस मीन्स मेरा तात्पर्य है, आपको अगर याद आता होगा तो आप जानते होंगे होमोजेनियस का अर्थ है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो है फिजिकल स्टेजेस जो होती हैं सेम होती हैं, या नहीं भी सेम होती हैं तो पूरी तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं। अर्थात उसमें आप विलेय के कणों को प्रॉपरली देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप इजिली आप अगर को सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट आपको जैसे सिलिका या बालू के कण या मिट्टी आपको घोलने को कह दिया जाए तो आप एक नजर में तो पहली नजर में तो घुल जाएगा, लेकिन आप थोड़ी देर रख देंगे तो उसमें जो सॉइल्स या सिलिका के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके धीरे धीरे बर्तन की पेंदी में इकट्ठे हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये फॉल्स सॉल्यूशन होते हैं। इनको हम आसानी से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट के
उसको हम आसानी से एब्जॉर्ब करके किसी तकनीकी की सहायता से, जैसे आप लाइट वो पदार्थ से गुजार के उस सॉल्यूशन से लाइट को पास करा के आप मॉलिक्यूल्स को आसानी से देख सकते हैं। तो कोलिडी सॉल्यूशन इसी प्रकार से होते हैं, कोई अलग चीजें नहीं है। आप दैनिक जीवन में घरों में आप देखे होंगे बचपन में, या आप अभी किसी डिस्पेंसरी पे जाइए तो जो डॉक्टर्स होते हैं, बच्चों की जो पिल्स एंड पोशंस आप समझिए, मतलब जो सिरप्स होते हैं, सिरप को देते हैं। तो सिरप आप अगर कुछ देर उसको हिला दीजिए, यानी ऐसे हिला दीजिए, तो उसके जो सोल्यूट हैं अर्थात जो विलेय के कण हैं पूरे में घुल जाएंगे, गाढ़ा गाढ़ा विलयन दिखने लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर देखेंगे तो उसके बर्तन की पेंदी में इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो सॉल्यूशन बनते हैं वही जो है हमारे कोलिडी सॉल्यूशन कहलाते हैं। कोलिडी सॉल्यूशन की जो कुछ साइंटिफिकल परिभाषा है, साइंटिफिकल डिफिनीशन है, आपकी बुक्स में कुछ रेंजेस बाय रेंजेस दी है। आइए हम उसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंस सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ समझना ये है कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंस सॉल्यूशन जो है आपके सिलिका और सॉल्ट वाले या मिट्टी के कण वाले डस्ट पार्टिकल्स जिसमें सॉल्यूशन में उपस्थित है, उसको हम कोलाइड्स नहीं बोलेंगे, बल्कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंस सॉल्यूशन के बीच में जो सॉल्यूशन आते हैं उनको हम कोलाइडी सॉल्यूशन स्पष्ट रूप से कहेंगे। और हम इसको क्लियर करने के लिए आइए बोर्ड पे आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हम एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में आपके वाटर मौजूद हैं। इस बीकर में आपके वाटर मौजूद हैं, इनको हम H2O, और इसमें जो आपके कण हैं, सॉल्यूशन के कण, जो आपके सॉल्वेंट के या कोलाइडी कण हैं, इस प्रकार से मौजूद हैं, जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं। तो इसको हम कोलाइडी कण बोलेंगे और कहेंगे क्या, कोलाइडी कण को डिस्पर्स्ड फेज अर्थात प्रक्षिप्त परावस्था, और इसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम। किसको? जल को हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम। अर्थात आप समझिए, सिंपल सी बात है, ये जो डिस्पर्स्ड फेज है, अच्छा, अर्थात जो कोलाइडी कण हैं, कोलाइड्स हैं, उनकी साइज जो ट्रू सॉल्यूशन है, जो सिंपली सॉल्यूशन जैसा दिखता है, अर्थात सॉल्यूशन है नहीं, फॉल्स सॉल्यूशन कह सकते हैं, उससे छोटे हैं। इनकी साइज की अगर हम बात करें तो साइज जो होती है, साइज इस प्रकार से है, देखिए आप बोर्ड पे, 1 नैनोमीटर से कोलाइड से, यानी कोलाइडी कणों की साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000, यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होती है। नैनोमीटर का तात्पर्य आप समझ ही रहे होंगे, 10 के पावर 9 से 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -6 मीटर। अर्थात जो कोलाइड्स हैं उनकी साइज 10 के पावर 9 से 10 के पावर -6 नैनोमीटर होती है। यदि इनसे बड़े हुए जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं, जो आपके कोलाइड के पार्टिकल्स हैं, इनसे बड़े हुए तो वो सॉल्यूशन आपका फॉल्स सॉल्यूशन हो जाएगा, अर्थात साल्ट और सॉइल वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर इनसे और छोटे हुए तो वो ट्रू सॉल्यूशन आ जाएगा, शुगर और इसका वाटर का सॉल्यूशन। तो अब हम देखते हैं कोलाइड्स के कुछ एग्जांपल्स। सिंपल सी चीजें हैं, आपका बहुत बेहतरीन उदाहरण है मिल्क। मिल्क के साथ साथ ब्लड, मिल्क, ब्लड, या जो अभी हमने बच्चों की दवा बताई, ये सारी चीजें जो हैं क्या हैं, कोलाइड्स कहलाती हैं, जिनके ये एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया बहुत तेजी से दिखाती हैं। इन्हें अपने साइज के अनुसार
जहां भी आप कोलाइडी पार्टिकल्स या कोलाइडी सॉल्यूशन का यूज करेंगे एंजाइमी प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं। अब एक थोड़ी सी चीज जानिए कि कोलाइड्स के जो साइज होती है वो कैटालिसिस प्रोसेस करवाने के लिए क्यों बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके लिए हम समझेंगे कि आप बार बार मैं अपनी जितनी भी केमिस्ट्री के वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं या किसी भी चीज के पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनका सरफेस एरिया जितना ही उनको टुकड़ों में बांटोगे उनका सरफेस एरिया उतना ही बढ़ जाता है। ये वेरी सिंपल सा तो लगता है, लेकिन उल्टी बात लगती है। समझ में नहीं आता, कहने का तो अच्छा लगता है लेकिन समझ में नहीं आता कि किसी, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसका जो सरफेस एरिया है अगर 10 वर्ग मीटर आ रहा है, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट दोगे तो 20 हो जाएगा। समझ में तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ऐसा होता है। बस समझिए, जैसे आप कोई क्यूब ले लीजिए, घन की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों इक्वल होती है। तीनों इक्वल होती है, इसी को हम एज बोलते हैं। एज माने किनारा। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, आप समझिए इतने से बड़े कांच का, जो कांच के कंचे खेलते हैं बच्चे, इतने बड़े कांच के कंचे को अगर छोटे छोटे कंचों में बांट दोगे तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। आप एक गोला इतना बड़ा लीजिए, छोटे छोटे इतने बड़े कितने गोले हो गए, बहुत सारे गोले हो गए। अब यहां इसको समझते हैं। अगर आपकी ये हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ, इसको आप जो है तीनों फेजों में, अर्थात लेंथ में, ब्रेड्थ में और या हाइट में और लेंथ, तीनों में हाफ हाफ करेंगे तो इस घन आपके टोटल 8 पार्टिकल बनेंगे। कितना बनेगा? 8 पार्टिकल बन जाएंगे। आप इसको कैलकुलेशन के तहत देखिए, समझिए। अगर एक सरफेस था, यानी एक क्यूब था, तो इसका सरफेस एरिया जो आ रहा था, सरफेस एरिया कितना आ रहा था? 1 का स्क्वायर अर्थात 1 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा था। नहीं, 6 इंटू ए होगा तो 6 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा था। लेकिन जब आप हाफ हाफ कर दिए तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, एड्थ कितनी हो गई? 0.5 सेंटीमीटर, अर्थात ये कितना बन गया? 0.5 सेंटीमीटर। अब इसको अगर आप स्क्वायर बोलेंगे तो 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर, और इसको कितना हो जाएगा? 3 इतना हो जाएगा 1.3। अब इसको 8 से गुणा करेंगे तो ये इतना वर्ग सेंटीमीटर जाके बनेगा। अर्थात पहले 1 वर्ग 6 वर्ग सेंटीमीटर था, अब लगभग 12 या 13 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किसी भी पार्टिकल्स का यदि सरफेस आप उसको छोटे छोटे टुकड़े बांट रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ना ही एकदम श्योर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये इसमें आपने देखा कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है मिलकर जो है कोलाइड बनाते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडी सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स की रेंज क्या होती है उसको भी हमने देखा। ट्रू सॉल्यूशन और फॉल्स सॉल्यूशन के बीच के मध्यम को जो है कोलाइड्स कहते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, कोलाइडी सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइड्स देखते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइड्स जो है किन बेसिस पर किए गए हैं, इनको आप जानने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझें कि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम है, आप कोलाइड्स देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स 3 चीजों को बेस बना के किया गया है, इसको हम समझ लें। 3 चीजें क्या आती हैं इसमें?
पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस मतलब डीपी एंड डिस्पर्जन मीडियम ये पहला बेस हो गया। दूसरा बेस है पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम को हम सिंपल में DM लिख सकते हैं। DM डिस्पर्जन फेज जो है हमारा इंट्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो एक नजर में आप देखिए, बोर्ड पे स्पष्ट रूप से लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइड्स कितने भागों में वर्गीकृत किया गया और किन किन बेसों पे किया गया, उसको हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, अर्थात जो भी आपने देखा, पीछे वीडियो पॉज करके देखिए, हमने चित्र में दिखाया था कि जो कण कोलाइड्स के होते हैं, अर्थात जो डिस्पर्जन मीडियम, जैसे जल था डिस्पर्जन मीडियम, तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है उस पर डिपेंड करता है कि कोलाइड्स कैसे होंगे। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स कैसे हैं, जैसे आप लिक्विड के रूप में वाटर ले रहे हैं या ऑयल ले रहे हैं या मिल्क ले रहे हैं या ब्लड्स ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है इंट्रैक्शन ऑफ डीपी एंड डीएम, अर्थात डीपी और डीएम। सबसे पहले यहाँ देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। इस बेस पर हम जो है अगर बांटे कोलाइड्स को, तो एक तो डिस्पर्जन फेस कैसी है, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्जन मीडियम। उसके बाद जो है आता है टाइप, किस टाइप का बनेगा। उसके बाद एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए डिस्पर्स्ड फेस, यदि आप तीनों सॉलिड लीजिए, सॉलिड, अगर इस प्रकार की डिस्पर्स्ड फेस आप लेते हैं तो जो आपका डिस्पर्जन मीडियम 3 टाइप का लीजिए, एक बार सॉलिड ले लीजिए, एक बार लिक्विड लीजिए, और दूसरी बार आप गैस ले लीजिए। तो जो टाइप्स बनेगा वो टाइप्स आपका सॉलिड रहेगा, फिर सॉलिड रहेगा, सॉलिड, और इसको बाद सॉल बनेगा, फिर एरोसॉल बनेगा। इसका सॉलिड का उदाहरण जो है, एग्जांपल सॉलिड का कलर्ड ग्लास हो गया। जैसे आप कोई ग्लास लीजिए, वो कलर्ड होता है, तो उसका जो प्रक्षिप्त परावस्था प्रतिबंधक माध्यम यदि सॉलिड कलर्ड ग्लास इससे एग्जांपल होगा, कलर्ड ग्लास। उसके बाद आएंगे हम इसमें, देखिए ये कलर्ड ग्लास तो इसका हो गया सॉलिड, और सॉलिड का जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होंगे तो टाइप जो बनेगा सॉल बनेगा, एग्जांपल होगा कलर्ड ग्लास। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है, अगर सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो सॉल बनेगा। सॉल में आप एग्जांपल ले लीजिए पेंट का। पेंट जो होता है, उसमें जो पेंट तो एक तरह से डिस्पर्स्ड मीडियम कोई लिक्विड है, लेकिन डिस्पर्स्ड फेस जो है, डिस्पर्जन मीडियम कोई लिक्विड है, लेकिन जो डिस्पर्स्ड फेस है कोई कलरिंग एजेंट जो भी ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लू है, रेड है, किसी भी तरह का है, तो वो किस प्रकार का है, वो आपका सॉलिड है और पेंट बनता है। इसी प्रकार आप सेल्स के अंदर जो हमारी ह्यूमन बॉडी या किसी भी बायोकेमिकल चीजें जो रिएक्शंस होती हैं, बॉडी सेल्स होती हैं, उसमें जो अंदर जो लिक्विड भरा है, वो डिस्पर्जन मीडियम जो भरा है वो तो लिक्विड होता है, लेकिन उसके अंदर माइटोकांड्रिया, गोल्गी का मेटाबॉलिज्म, तमाम चीजें होती हैं, वो आपका लिक्विड होती हैं। तो क्या बन जाता है, सॉल बन जाता है। तो इसमें सेल्स के भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। उसके बाद गैस आता है, सॉलिड और गैस का
यानी डिस्पर्स बेड आपका सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम जो है आपका गैस है। तो जो आपका एग्जांपल बनेगा उसमें आप स्मोक ले लीजिए। स्मोक के अलावा आपका फ्रॉस्ट कोहरा या डस्ट पार्टिकल्स, तो ये एयरोसॉल बनाते हैं। तो इस पर हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो उसके ये 3 टाइप्स बनते हैं, जिसमें आपने सॉलिड सॉल, एरोसॉल देखा। इनके एग्जांपल्स भी देखे। सॉरी, यहाँ जो है फ्रॉस्ट नहीं होगा, फ्रॉस्ट हम आगे बताते हैं आपको। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा से आगे चलते हैं हम। ये ऊपर वाला इरेज कर लें। अब आप यदि इसी चीज को बढ़ा लीजिए, कहने का तात्पर्य है अभी हमने डिस्पर्स्ड फेस जो है सॉलिड लिया, फिर डिस्पर्जन मीडियम क्रम से लिया, डिस्पर्स्ड फेस 3 बार सॉलिड लिया। अगर आप 3 बार आप जो है डिस्पर्स्ड फेस वनली लिक्विड लीजिए, लिक्विड, इसका भी लिक्विड, आप इसको समझिए, मैंने इसको यहाँ दिखाया है, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये टाइप्स हैं, ये चीजें हैं एग्जांपल। तो इसको हम नीचे लिख दिए हैं, लेकिन ऊपर वाली चीजें हैं। लिक्विड इसका ले लीजिए, और आप इसके लिए डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग लीजिए, यानी डिस्पर्स्ड फेस जिसमें घुले हुए हैं डिस्पर्जन मीडियम, उसको आप बारी बारी से अलग अलग लीजिए। एक बार आप सॉलिड लीजिए, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, नेक्स्ट हमारा गैस होगा। गैस के बाद आप देखेंगे इसका टाइप्स जो बनेंगे, टाइप किस टाइप्स का आपका होगा, उसको जानने के लिए देखते हैं लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड का सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका जेल। जेल आप जानते ही हैं। जेल क्या होता है? सॉलिड में लिक्विड का घोल होता है। जैसे आप ले लीजिए बटर है, चीज है, बटर चीज बाहर से सॉलिड दिखती है, लेकिन उसमें लिक्विड जो है मिले होते हैं। कि एज अ डिस्पर्स्ड मीडियम देखते हैं, बटर हो गया आपका, और दूसरी चीज हमने चीज बताया, बटर चीज। उसके बाद देखें लिक्विड का उदाहरण सबसे बढ़िया उदाहरण है, और इसको टाइप्स क्या है? इमल्सन है। हमने देखा कि लिक्विड को इमल्सन बोलते हैं, और मिल्क ब्लड इसका उदाहरण है। अगला है लिक्विड इन गैस, यानी डिस्पर्जन मीडियम क्या है? गैस है आपका, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है? वो लिक्विड है। तो इसको हम एरोसॉल ही संभवतः बोलेंगे। अभी हमने यहाँ नीचे देखा था कि सॉलिड और गैस के मिश्रण को भी हमने मिक्सचर को एरोसॉल बोला था, और यहाँ लिक्विड और गैस के मिश्रण को भी एरोसॉल ही बोलेंगे, एरोसॉल बोलेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फॉग और मिस्ट। आप जानते होंगे ठंड के महीने में जो है, आप के यहाँ अगर ठंड पड़ती है, जहां भी हैं आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो ठंड में जो फॉग होता है, फुहारें जब चलती हैं, तो अगर हम कहीं मोटरसाइकिल या साइकिल से जा रहे हों खुले में, तो देखते हैं कि बालों पे, शर्ट्स पे जो है तो फॉग की बूंदें आके इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे फुहारें चल रही हो, बारिश हो रही हो, तो फॉग होता है। फॉग में क्या है? आप देख रहे हैं कि लिक्विड इन गैस में है। लिक्विड मतलब आपका जो वाटर है या कुछ भी लिक्विड टाइप का है, वो गैस में मिला हुआ है, फॉग और मिस्ट बना रहा है। अब आगे हमें इसको देखें तो यहाँ जो है डिस्पर्स्ड फेस जो है, आप गैस ले लीजिए। डिस्पर्स्ड फेस गैस लेने पे क्या बनता है देखते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेस हम गैस लें और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड लें, और डिस्पर्स्ड
फेज फिर गैस लें और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड लें तो क्या बनेगा इसको देखें। जो टाइप्स बनता है सॉल्यूशन का उसको हम सॉलिड सॉल बोलते हैं, सॉलिड सॉल बोलते हैं। और इसका उदाहरण है आपका रबर और फोम, रबर और फोम। और गैस और लिक्विड का जो टाइप्स बनता है उसको हम फोम बोलते हैं। और इसका एक उदाहरण जो है, इसका जो उदाहरण बनता है आपका सिंपली आप देखेंगे, गैस का लिक्विड में अगर है तो क्या बोलेंगे उसको, जो फेना निकलता है, फेना, जैसे आप डिटर्जेंट की टिकिया जब कपड़े पे घिसते हैं तो जो फेना निकलता है, बचपन में वो उसका हम बुलबुला भी बनाते थे, देखे होंगे। तो हमने अभी फिजिकल बेस पे डायपर्स्ड फेज और डाइवर्जन मीडियम के बेस पर कोलाइड का वर्गीकरण देखा, जिसमें बहुत लंबा चौड़ा हुआ। इसमें आप देख रहे थे गैस का लिक्विड फोम होता है, लेकिन गैस का लिक्विड में जो कोलाइड बनता है फोम तो हो रहा है। इसका उदाहरण क्या है, तो आपको हमने बताया जब हम कपड़े धुलते हैं, डिटर्जेंट को खींचते हैं तो जो बुलबुला बनता है, आप उसको फोम ही कह सकते हैं एक तरह से। यहाँ डिटर्जेंट फोम, इसमें क्या होता है आप देखते हैं कि वाटर की सरफेस तो चारों तरफ बनी होती है, लेकिन उसमें गैस भरी होती है बीच में। तो वो चीज गैस का लिक्विड में कोलाइड का उदाहरण है, एक तरह से एग्जाम्पल है। यहाँ टाइप्स में उसको हम फोम ही बोलेंगे। इतना बड़ा आपने देखा फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, इसका लिक्विड का और डायपर्स्ड फेस के आधार पर, तो इसको हम इतना बड़ा नहीं देखने की जरूरत है। आप बुक में देखेंगे बहुत सारा चीज दिया है, पढ़ना सिर्फ है आपको पूरे। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे, इमल्सन के बारे में चर्चा करेंगे और सॉल के बारे में चर्चा करेंगे, इमल्सन और सॉल के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डायपर्स्ड फेज एंड डायपर्जन मीडियम के बेस पे कोलाइड को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। देखें, इंटरेक्शन बिटवीन डायपर्स्ड फेज एंड डायपर्जन मीडियम, डीएम शॉर्ट में हमने लिखा है। तो इस बेस पे मतलब जो कोलाइड के कण हैं डायपर्जन मीडियम के साथ, डायपर्स फेज जो है डायपर्जन मीडियम के साथ कितनी अच्छी तरह से इंटरेक्ट होते हैं, उस बेस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है लायोफिलिक, दूसरा पार्ट है लायोफोबिक, फोबिक। इसमें लायोफिलिक में और लायोफोबिक में देखें तो होता क्या है। लायोफिलिक का तात्पर्य है जो भी आप कोलाइड्स ले रहे हैं उसमें कोलाइडी कण वाटर के वजह से प्रोटेक्टेड होते हैं, वाटर उनको, उन कणों को प्रोटेक्ट कर लेता है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये कोलाइडी कण जो है या इस प्रकार से जो सॉल्यूशन होता है स्टेबल होता है और रिवर्सिबल होता है, अर्थात इनको हम कोलाइडी सॉल्यूशन बनाने के बाद भी कोलाइडी सॉल्यूशन से कोलाइड्स को अलग कर सकते हैं, कोलाइडी कण को अलग कर सकते हैं, यानी डायवर्जन फेज को और डायपर्स्ड फेज को अलग कर सकते हैं। लेकिन लायोफोबिक जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि लायोफोबिक में इसके जो कण होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। लायोफोबिक जो है अनस्टेबल होता है।
पहली चीज। और दूसरी चीज, अनस्टेबल होने के साथ साथ इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल होता है अर्थात इसको आप पुनः कोलाइडी सॉल्यूशन बनने के बाद रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कोलाइड्स आप अलग से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमने शार्ट में यहाँ बताया है। आपको और डिटेल में जाना है, आप सिंपली समझ गए हो तो बुक आप उठा के देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ हमारा इंटरेक्शन बिटवीन डायपर्जन फेज एंड डायपर्जन मीडियम, फेज एंड डायपर्जन मीडियम। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिकल। अगला इसका से क्या कहते हैं, अगला आपका बनेगा टाइप्स ऑफ पार्टिकल इन डायपर्जन फेज। देखिए, पार्टिकल इन डायपर्जन फेज के बेस पे हम देखते हैं। तो इस बेस पर जो है, इसका तात्पर्य है कि डायवर्जन फेज के पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स किस टाइप्स के होते हैं। देखें, इस बेस पर 3 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट हम देखें, मल्टी मॉलिक्यूलर नंबर 2 माइक्रो मॉलिक्यूलर नंबर 3 सेमी मॉलिक्यूलर। तो देखें, मल्टी मॉलिक्यूलर का तात्पर्य है कि जो सिंपली सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन या फॉल्स सॉल्यूशन, तो जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड्स के, वो कोलाइड के पार्टिकल कई कोलाइडों, अन्य कणों के, अन्य मॉलिक्यूलरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके कणों का साइज ऐसा बना लेते हैं कि वो कोलाइड में आने लगते हैं, कोलाइड की रेंज में। आपको हमने बताया था कि कोलाइड कणों की रेंज जो होती है, साइज, वो 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁻⁶ यानी 1000 नैनोमीटर तक होती है। तो उस साइज के कई जो है मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके एक ऐसा साइज का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कोलाइड की तरह होता है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर वो डायवर्जन फेज कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में आपका होता है गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल। उसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूलर में इसमें होता है, माइक्रो मॉलिक्यूलर मतलब इसमें कई मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके कोलाइड्स की साइज नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि ये स्वयं जो है एक प्रकार के स्वयं जो है कोलाइड के साइज के होते हैं, तो उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूलर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च और प्रोटीन ईटीसी। स्टार्च और प्रोटीन ईटीसी माइक्रो मॉलिक्यूलर, मतलब ये स्वतः जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब तीसरा नंबर है एसोसिएटेड कोलाइड्स। इसमें एसोसिएटेड कोलाइड्स का तात्पर्य है सिंपली जो है कोलाइड के रूप में नहीं होते हैं, डायवर्जन फेज इनका कोलाइड का नहीं होता है, परंतु क्यों यदि आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो ये कोलाइड बना लेते हैं, अच्छा कोलाइड फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो सिंपल जो स्टेज होती है जिस टेम्परेचर पर कोलाइड बनते हैं, वो कोलाइड जो है आपके क्या कहलाए, वो टेम्परेचर आपका क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है। उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर अर्थात दैट टेम्परेचर एट
which any molecules convert in a colloids called Kraft temperature। आप देखेंगे जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। इनका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल दें तो माइसेल्स होता है, माइसेल्स, ये इस प्रकार के कोलाइड्स बनते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि इंट्रैक्शन बिटवीन डायपर्जन फेस एंड डायपर्जन मीडियम के बेस पे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन डायपर्जन फेस। डायपर्जन फेस के बेस पर जो है हमने मल्टी मॉलिक्यूलर, माइक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स के टाइप्स को समझे। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर इन डायपर्जन फेस के बेस पर कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन। अब हम आप सोच रहे होंगे कि बार बार हम इसका एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जांपल माइसेल बोल रहे हैं। माइसेल आपकी बुक्स में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं मिसेल लिखा है, उसमें क्या लिखा है, मिसेल। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो समझे माइसेल। अब हम इसी को थोड़ा इसकी गहराई में चलते हैं, इसका विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं मिसेल होता क्या है। उसके पहले हम इसको रीच कर लें। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि हाई स्कूल में शायद ये दिया गया है मिसेल होता क्या चीज है, माइसेल। हम यहाँ थोड़ा विस्तार पूर्वक चलेंगे। उसके पहले आप थोड़ा अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए। उसमें आपको नजर आता होगा कि सॉप्स कैसे बनते हैं। सॉप्स जो हम डिटर्जेंट या डिटर्जेंट केक या पाउडर यूज करते हैं वो बनते कैसे हैं। सॉप्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होती है। कहने का मतलब CH3 CH2 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 करके बहुत लंबी चेन होती है। और इसमें इस प्रकार हम दर्शा रहे हैं। तो इधर जाके आपको कार्बन होता है, यहां ऑक्सीजन होता है। ये पोलर पोर्शन है। ये जो पोर्शन बन रहा है चेन का, सॉप क्या होते हैं, लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें एक चीज ध्यान दें कि ये वाला पोर्शन जो होता है ये आपका पोलर होता है। पोलर मतलब होता है कि आप कुछ न कुछ इस पे चार्ज होते हैं, पोलर है। और पीछे वाला जो है हाइड्रोकार्बन की एक चेन है। पीछे वाला जो है हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो जो पोलर जो है वो वाटर लविंग होता है, मतलब वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वाटर से दूर होते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक है। वो क्या है, कब हाइड्रोफोबिक। ये पोलर जो है वाटर लविंग है, वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये जो है हाइड्रोफोबिक है, अर्थात वाटर को दूर हटाता है। तो अब हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखें, इस प्रकार की चेन बनती है और इसमें आपका ये वाटर लविंग यानी पोलर वाला हिस्सा है। अर्थात इसी प्रकार जब ढेर सारे हो जाएंगे तो आपको इस प्रकार संरचना मिलेगी। इस प्रकार स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगा। आप बुक से देख के और अच्छे से बना लीजिएगा। तो यहां हमने एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ये इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से बीच में स्पेस होता है। अर्थात जो पीछे वाला पोर्शन है ये वाटरफोबिक है और ये जो आगे वाला पोलर हिस्सा है वाटरफिलिक है। वाटर को अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब जो बीच वाला हिस्सा है वो सेफ होता है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है वही हमारी माइसेल कहलाती है। उसी को हम हिंदी में मिसेल या इंग्लिश में माइसेल्स बोलते हैं। ये माइसेल या हिंदी में आप कहेंगे मिसेल। ये है हमारा मिसेल। अब थोड़ा सा जान लें कि डिटर्जेंट और सॉप करता क्या है। कपड़ों की धुलाई करने में अक्सर यूज होता है, या कहीं भी किसी भी सरफेस पर कोई भी डस्ट के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको साफ करने में मदद करता है हमारी। तो ये मिसेल्स जो है, वाटर जो डिटर्जेंट और वाटर के मिलने से मिसेल्स बनते हैं। तो इनसे आप देख रहे हैं
कि यदि इनका कंसंट्रेशन ना बढ़ाया जाए, कंसंट्रेशन कम रहे, तो ये जो सर्कल बन रहा है मिसल के जो चारों ओर सर्कल बना है, सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मिसल निर्मित नहीं हो पाएगा। और एक इनको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर हीटिंग चाहिए, तभी ये संरचना मैन्युफैक्चर्ड होती है, तो ये मिसल बन जाता है। तो एक चीज ध्यान दें, मिसल करता क्या है, जो हमारे कपड़ों पे चिकनाई या डस्ट के पार्टिकल होते हैं उनको साफ करता है। कपड़ों के रेशों में ये जाता है, मिसल रेशों में जाके जो चिकनाई है वहां वाटर लविंग, ये पोलर वाला हिस्सा वाटर लविंग है, तो वाटर को ले जाता है कहा, कपड़ों के रेशों में, जहां चिकनाई और डस्ट के पार्टिकल हैं, तो वहां जाएगा, तो ये वाटर लविंग वाला हिस्सा वाटर को ले गया, तो वहां से मैल और चिकनाई को निकालता है, और स्वयं मिसल बना है ये सुरक्षित होता है, और वहां से एकदम सफाई कर देता है, और आपका कपड़ा जो है पूरी तरह से साफ और चिकना हो जाता है। ये मिसल के वर्किंग है। अब इसी अध्याय के अंतर्गत हम आगे देखते हैं। सिंपली हमने देखा कपड़े को साफ कैसे किया जाता है, तो मिसल का जो वर्क है, आप देखिए जैसे किसी कपड़े की सरफेस पर डस्ट या ऑयल के पार्टिकल या ग्रीस के पार्टिकल हैं, तो इसमें जो मिसल का पिछला हिस्सा होता है, जो टेल होती है, वो आके फिट हो जाती है, और ये लिपिड ऑयल से बनी होती है, हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है, तो ये अपनी ओर इस ड्रॉप को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और लेके उसको अलग हो जाती है। इस प्रकार हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। मिसल के एक यूज और हैं, आप उसको सिंपली समझ लीजिए। मिसल के एक यूज और हैं, जो ड्रग्स होती हैं अर्थात दवाएं हमारी बॉडी में सोल्यूबल हैं, वाटर के साथ बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाती हैं, तो जो है यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकल जाती है, हमारी बॉडी को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में मिसल का यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल होती है ग्रीस, जो आपकी ड्रग्स है वाटर सोल्यूबल है, तो उसमें यही मिसल्स जो है उल्टे आकर फिट हो जाते हैं, इस प्रकार आके फिट हो जाते हैं, इस प्रकार आके फिट हो जाएंगे। ये देखिए आगे जब फिट हो जाएंगे, अर्थात ये वाला हिस्सा, ये बाहर वाला जो टेल है, मिसल का जो टेल है, ये वाटरफोबिक होता है, वाटर को दूर हटाता है, अर्थात वाटर को दूर हटाता है, तो ये जाके हमारी सेल्स में फिट हो जाती है। ड्रग्स हमारी सेल्स में फिट हो गई, फिट होने के बाद काफी लंबे समय तक वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है, जाके सेल्स में फिट हो गई, तो ये जो टेल है ये लिपिड ऑयल से बनी होती है, हमारी सेल्स भी लिपिड से बनी होती है, उसमें जाके आराम से काफी दिनों तक वर्क करती है, जिससे बहुत बड़ा लाभ होता है। तो कोलाइड के अंतर्गत हम 3-4 चीजें देख चुके हैं। कोलाइड क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन की साइज क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स देख चुके हैं, कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं, और मिसल पे हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अब देखेंगे कि कोलाइडी सॉल्यूशन का निर्माण कैसे किया जाता है, या कोलाइडों का निर्माण कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे। तो अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, सिंथेसिस ऑफ कोलाइड्स देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ कोलाइड्स, सिंथेसिस ऑफ कोलाइड्स में होता क्या है कि कोलाइड्स को हम कैसे बनाते हैं, कैसे निर्मित करते हैं, तो इसकी 2 विधियां हैं। एक तो है केमिकल मेथड है, दूसरी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, और तीसरी जो है पेप्टाइजेशन है। तो हम देखते हैं केमिकल मेथड में। केमिकल मेथड से, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, केमिकल मेथड में कोई केमिकल होगा जिसको हम रिएक्ट करा के कोलाइड्स बनाएंगे। तो ढेर सारे प्रोसेस, ढेर सारी रिएक्शंस जो है आपकी बुक्स में दी हैं, आप उनको देख लीजिएगा। यहाँ हम 1-2 केमिकल मेथड की चर्चा करते हैं, जैसे AH2 आर्सेनिक O3 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करेगा, तो आपका बनाएगा वाटर के नहीं, सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा आपका AS2 और S, और बनेगा आपका H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ 3 है और सल्फर भी यहाँ आपका 3 बन रहा है, तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, बुक्स में दिया होगा, बैलेंस सिंपली हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा, क्या है, कोलाइड्स बन गया है, किसका, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड्स निर्मित हो गया है। अब एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं इसी के,
इस रिएक्शन को हम सिंपली कहते क्या है, डबल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। डबल डीकम्पोजिशन, इस रिएक्शन का नाम है डबल डीकम्पोजिशन। ये तो हमारी रिएक्शन हुई। उसके बाद आते हैं सेकेंड फेज पे, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का H2S से रिएक्शन करा देंगे तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो बनता क्या है हमारा, ये आप देखिए सल्फर आपका अलग हो जाएगा H2 और H2O। अब इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं तो बैलेंस करेंगे, तो यहाँ H2 है, यहाँ O2 है, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए, तो H4 हो गया तो यहाँ 2 लगा लीजिए, और ऑक्सीजन 2 और सल्फर 2 और 2 यहाँ, तो ये टोटली आपकी 2 2 1 3 2 2 4। अगर यहाँ आप लगा लेंगे तो फिर से आपका इंक्रीज होता जाएगा ये 2 2 4। इसी प्रकार से 2 ऑक्सीजन 2 2 4 सल्फर 2, ठीक, यहाँ 3 लगा लीजिए, 3 2 जो 6, और उसके बाद तो फिर यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार है, आप देख लीजिएगा। तो ये ऑक्सीडेशन है, मुख्यतः यहाँ ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ H2S है, तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन संख्या इसकी यहाँ -2 है और यहाँ 0 हो रही है, मतलब बढ़ रही है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसकी रिएक्शन बढ़ रही है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। तो ये केमिकल मेथड हो गया। अब आए दूसरा मेथड देखते हैं इरेज करने। दूसरा मेथड है हमारा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, यहां देखें और सिंपली इसको समझें। इससे गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड सिल्वर आदि के सॉल बनाए जाते हैं। गोल्ड सिल्वर इसी के सॉल बनाए जाते हैं। इसको आर्क मेथड भी कहते हैं, आर्क मेथड भी कहते हैं। इसमें होता क्या चीज है कि गोल्ड और सिल्वर के सॉल बनाने के लिए हम करते क्या है सिंपली। तो देखें, एक हम जैसे छोटा सा एक कोई पॉट लिए जिसमें हमने गोल्ड के डिपर्जन मीडियम ले लिया, ये गोल्ड का है। उसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए इस प्रकार से, और इन इलेक्ट्रोडों से इलेक्ट्रिक पास करवा दिए, इसमें इलेक्ट्रिक पास करवा देंगे, और इस पूरे प्रक्रम को एक अदर पॉट में रखेंगे जिसमें पहले से आप आइस रखे हो, पहले से आप आइस रख दिए हो। तो आइस करता क्या है, यहां देखिए, जब आप इलेक्ट्रिक पास करवाएंगे इलेक्ट्रोड के जरिए इस पॉट में, तो ये पहले तो मोल्टेन प्रोसेस में था, यानी गोल्ड सिल्वर मोल्टेन प्रोसेस में था, या हीट के जरिए मोल्टेन में आ गया, बहुत तेजी से पिघल गया। पिघलने के बाद क्या होता है, जो आइस है आपका, इसको जो है इसके टेम्परेचर को जब लूज करता है, कम करता है, तो इस गोल्ड और सिल्वर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इतनी साइज में आ जाते हैं जितनी कोलाइड्स की साइज होती है, अर्थात कोलाइड के सॉल बन जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर के सॉल के रूप में निर्मित हो जाता है। ये तो रहा हमारा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, गोल्ड और सिल्वर। तीसरा मेथड है, इसको इरेज करके आपको बताते हैं, पेप्टाइजेशन। तीसरा मेथड है हमारा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन पेप्टाइजेशन होता क्या चीज है, आप समझिए कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स, पेप्टॉन्स जिसको हम बोलेंगे, कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स जो अगर सोल्यूबल नहीं है वाटर में या किसी भी जिस डिपर्जन मीडियम में लिया जाता है उसके नीचे बैठ जाता है। तो जब इस सॉल्यूशन को आप किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस होते हैं इस पेप्टॉन्स के साथ मिलकर उसको इंटरेक्ट करते हैं, उसको एक तरह से ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद
वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्ट हो जाता है, अर्थात वो उस साइज का हो जाता है जिस साइज के कोलाइड्स होते हैं। तो इस प्रकार से जो सॉल्यूशन बनता है उस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं। इस प्रकार से पेप्टोन्स के सॉल्यूशन जो है कोलाइड्स निर्मित किए जाते हैं। तो पेप्टाइजेशन में आपने देखा कि पेप्टोन्स को जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ मिलाने पर पेप्टोन्स आयन द्वारा ब्रेक कर दिए जाते हैं और ब्रेक होने के बाद उन साइजों में बढ़ जाते हैं जो कोलाइड्स की साइज होती है, यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की साइज में आ जाते हैं। इस प्रकार से कोलाइड्स बन जाते हैं पेप्टोन्स के। तो यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस जो है पेप्टाइजेशन कहलाती है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कोलाइड्स होते क्या हैं, कोलाइड्स के टाइप्स क्या हैं, कोलाइड का सिंथेसिस कैसे किया जाता है, अर्थात उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कैसे बनाया जाता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अंतर्गत कुछ बचे हुए टॉपिकों को हम लेकर आपके लिए जल्द ही उपस्थित होंगे। आप इस वीडियो को यदि पसंद किए हों, आपको समझ में आए हैं सारे टॉपिक, तो अपने दोस्तों के पास भी इन वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, दोबारा मत टच कीजिएगा, नहीं अनसब्सक्राइब हो जाएंगे और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगले वीडियो तक आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।